हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम्स चल कैसे रहे हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और जिन जिन साथियों का 25 नवंबर की पहली पाली में एग्ज़ाम था तो वो अपने आप को चेक जरूर करिएगा। और साथियों, जिन जिन का अभी यूपीएससी अर्थात दरोगा का एग्ज़ाम बचा हुआ है तो अभी तक शायद उनको काफ़ी हद तक बहुत सारा हिंट मिल चुका होगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न अब ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पाली में। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो वो बिल्कुल जी जान झोंक दीजिएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं हम कि 25 नवंबर की पहली पाली में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो पाए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, वो वर्णित है आर्टिकल 330। याद रखिएगा, आर्टिकल 330 में ऐसा वर्णित है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं और जातियां हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण होगा किसमें, आर्टिकल 330 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था का नाम जिसे आसानी से संपादित किया जा सकता है, संपीड़ित, यहाँ पर इसे संपीड़ित कर लीजिएगा, जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अर्थात प्रेशराइज किया जा सकता है। तो साथियों, जो गैस होती है, जितनी भी गैसीय अवस्था में जो फॉर्म होती है, जो गैस होती है साथियों, उसे जो है आसानी से क्या किया जाता है, उसे प्रेशराइज करके उसे संपीड़ित किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन साथियों बार बार रिपीट हो रहा है और कई बार रिपीट हुआ भी है और यहाँ भी आपसे पूछा गया है। तो साथियों, वह है आपके केरल की विधानसभा चुनाव और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था। और वर्ष कौन सा था, तो साथियों वर्ष 1982 ईस्वी में। और केरल में उत्तर प्रपूर एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें उसके उपचुनाव में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों के लिए ये उपयोग की गई थी पहली बार ईवीएम। और याद रखिएगा, जो MB हनीफा है ये प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1980 ईस्वी में ईवीएम का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, खोज की थी, आविष्कार किया था। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग 2014 के बाद से भारत के सभी आम और राज्य विधान चुनाव में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो रहा है और आज फिर इस पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और यहाँ भी आज ही पूछा गया है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो भाई साहब, वो दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को। और ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। और इनकी आत्मकथा हेतु 1991 ईस्वी में ये प्रथम पहला सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया था। और सरस्वती सम्मान ये साथियों जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए, और 2020 में यदि आपसे पूछा जाए करंट के दृष्टिकोण से, 2020 में आपका शरण कुमार लिम्बाले, ये इनकी एक सनातन इनकी एक कृति है, नोवेल है, इसके लिए दिया गया था इन्हें। और ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा किसको, 2020 का शरण कुमार लिम्बाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी CRPC की किस धारा में उल्लेखित है। तो देखिए, ये धारा है साथियों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी, 172। तो साथियों, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण करता है अर्थात जो खोजबीन करता है, तो खोजबीन में की गई अपनी कार्रवाई को प्रतिदिन वह क्या करता है, एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली अर्थात से सूचना मिली और वह समय जब उसने खोजबीन प्रारंभ की और जब समाप्त किया, तो वह स्थान या वे स्थान जहाँ पर वह गया और अन्वेषण द्वारा अर्थात खोजबीन के द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा उस डायरी में। तो जो वह पुलिस अधिकारी होगा, तो साथियों वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के अंडर वह अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी, इसमें सब कुछ अपना जो ब्यौरा है वो नोट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हैंसेन रोग किस बीमारी को कहा जाता है। तो भाई साहब, जो हैंसेन रोग है ये कहा जाता है कुष्ठ रोग को, कुष्ठ रोग या फिर हैंसेन रोग। और याद रखिएगा, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस ये जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपके ऑप्शन थे कोंकणी, मिजो, सिंधी और तेलुगु। तो साथियों, जो मिजो भाषा है ये आपकी जो संविधान की हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें ये मिजो भाषा नहीं है। अब है कौन कौन सी, तो ये क्वेश्चंस पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो उसमें है असमी, बंगाली
बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। कितनी है? 22 है। और याद रखिएगा, शुरू में संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद सिंधी को वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ये भी कई बार पूछा गया है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो भाई साहब 1992 में हुआ था। कौन सा? 71 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है 1992 में इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। जबकि यदि बात करें बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली की, तो ये 4 भाषाएं जो है ये कब? ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से टोटल हो गई 22 भाषाएं और इन 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो साथियों उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जिनका एग्जाम बचा हुआ है, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। यदि आपको इतना हिंट मिल रहा है कि आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो साथियों ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको एक जनरल एक आइडिया लग जाता है कि आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो आपको मेरा मानना है कि आपको शायद ज़्यादा कठिनाई का सामना पढ़ने में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ मटेरियल पहले ही प्रोवाइड हो रहा है। तो साथियों वह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48A। मैंने कल भी बताया था कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया था। और वन्य जीव और वन दोनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। और एक है आपका जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में बना था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। जबकि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसे आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, 1972 में ये पारित हुआ था। जबकि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। ये सभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। देखिए जबरदस्त धुआं प्रश्न है भाई साहब, मैं बार बार आपको चीख कर बता रहा हूँ, गला फाड़ कर बता रहा हूँ। मैं बताते बताते शायद थक गया होगा आपको, क्योंकि मैं आपको कई बार बताता हूँ कि ये क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस का या बेल्ट का या आप कोई भी दरोगा एग्जाम दे रहे हैं, तो साथियों ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के लिए, ये बाकी स्टेट के लिए भी रामबाण क्वेश्चन है कि जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 का था, उसके अनुसार आपसे पूछा गया था आज की पाली में कि सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माने का प्रावधान होगा। तो भाई साहब उसमें होगा 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान। और देखिए मैंने यहाँ सारे दे दिए हैं, आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको रोक देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा इनको सभी को, इनकी धाराएं, जितने भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए मैंने सभी धाराएं यहाँ पर लिख दी है, और उसके बाद कितना जुर्माना है सभी के लिए, तो वो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि यदि आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो कितना जुर्माना होगा, आप हेलमेट नहीं लगाओ तो कितना होगा, और आप बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे तो आप पर कितना जुर्माना होगा और किस धारा के अंतर्गत जुर्माना होगा। ये सभी आपको याद करने होंगे साथियों, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे आज भी पूछा गया था कि भारत के प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। देखिए भारत की पहली शास्त्रीय भाषा आपसे पूछी गई थी, तो वो थी तमिल भाषा। और वर्तमान में कितनी है? 6 भाषाएं जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं कहलाती है। कौन कौन सी है? उसमें तमिल है, संस्कृत है, और जो तमिल है इसे 2004 में जोड़ा गया था, और संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008 और मलयालम 2013, और उड़ीसा की जो कौन सी है, ये उड़िया भाषा है, ये 2014 में। यहाँ पर उड़िया कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि उड़िया जो है उड़ीसा की शास्त्रीय भाषा है। चलिए टोटल हो गई कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु की मार्शल आर्ट कौन सी है। तो देखिए तमिलनाडु की जो मार्शल आर्ट शैली है उसका नाम कौन सा? सिलंबम। ये है सिलंबम, याद रखिएगा। और बाकी स्टेट का भी ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट का नहीं पूछा सकता भाई साहब, बाकी स्टेट का भी आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप सभी स्टेट का जो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये यूपीएसआई के अलावा भी और भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जो लाठी है, लाठी से आप समझ गए होंगे, ये पंजाब और पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट है। और कलरी पायट्टू ये केरल का है। और साथ ही याद रखिएगा जो कलरी पायट्टू है ये मार्शल आर्ट भाई साहब केरल की है, और ये भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। कौन सा है? कलरी पायट्टू, ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। थोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में, सिलंबम मैंने आपको बता दिया है कि ये तमिलनाडु का है, गतका पंजाब का है, और इम्बोन कुश्ती ये आपका मिजोरम का है, और मुष्टि युद्ध ये यूपी वाराणसी का है। जबकि परिखंडा की बात करें तो बिहार, और पाइका उड़ीसा, थांगटा मणिपुर और मर्दानी महाराष्ट्र। जबकि जो ये
काथी सामू है, तो भाई साहब ये एपी अर्थात आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। चलिए सभी के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो भाई साहब ये बताया गया था आर्टिकल 343 का जो भाग 2 है उसका खंड 1 है, इसमें ये बात कही गई थी कि जब संविधान लागू हुआ था, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए किसका अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो भाई साहब 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को ये क्या हो गया, समाप्त हो गया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे आज भी पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया था और 1963 ईस्वी में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया था। ये आपका फैक्ट भाई साहब धुआं फैक्ट है, ये वाला लास्ट वाला, तो इसको तो आप रट लीजिएगा कि 1963 में राजभाषा कानून पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी इस बार यूपीएससी के पालियों में पूछा गया है। और 1965 के बाद में अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला भाई साहब धुआं प्रश्न है, बार बार मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी है भाई साहब घोट कर पी जाइए उनको तो। और आपसे देखिए ये सेकंड विश्व हिंदी सम्मेलन कई बार पूछ लिया गया है। सेकंड आपका हुआ कहाँ था, तो भाई साहब ये 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस, कहाँ है ये, मॉरिशस में है, ये यहाँ पर हुआ था। और याद रखिएगा आपसे ये सभी पूछ सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत में है और उसके बाद में जो मॉरिशस वाले हैं पोर्ट लुइस के, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए पोर्ट लुइस में कौन कौन सा हुआ था, तो देखिए पहला हुआ था आपका 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर भारत में हुआ था ये। दूसरा हुआ था आपका पोर्ट लुइस में 1976 में। तीसरा हुआ था ये भी, तीसरा भी नई दिल्ली में भारत में हुआ था। चौथा हुआ था आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पांचवा सभी को पढ़ लीजिएगा आप। और उसके बाद में आपका ये 10वां हुआ था आपका 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल इंडिया में। और 11वां भी आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। और 12वां हुआ था 2021 में अभी कहाँ, फिजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि किस वाद में यह कहा गया है कि आईपीसी की धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। तो भाई साहब ये वाद था कौन सा, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला। और इसमें क्या प्रावधान थे, क्या कहा गया था, तो भाई साहब जोसेफ साइन ने अपने जनहित याचिका दायर की थी और उसमें धारा 497 को भेदभाव करने वाला और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला काला कानून बताया था इन्होंने अपनी याचिका में। और 2018 में इसे अवैध करार दे दिया गया है। और व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री, इसका मतलब क्या है, तो एक विवाहित व्यक्ति जो अपने वर्तमान जीवन साथी या साथी के अलावा किसी अन्य के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो ये व्यभिचार कहलाएगा। और व्यभिचार आईपीसी की धारा 497 इसके तहत दंडनीय था, लेकिन अब नहीं है। अब भाई साहब एक विवाहित व्यक्ति जो होता है, शादीशुदा जो व्यक्ति होता है, वह अपने वर्तमान जीवन साथी या साथी के अलावा भी किसी अन्य के साथ भी आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बना सकता है। ये अब दंडनीय अपराध नहीं है, धारा है 497 इससे संबंधित। और जोसेफ साइन ने एक जनहित याचिका के माध्यम से ये अपील की थी और इस अपील को स्वीकार करते हुए 2018 में से अवैध करार दे दिया गया है। और अब जो है इसके तहत ये दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, धुआं प्रश्न है भाई साहब कि रिट कौन जारी कर सकता है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपसे भी जानते हैं रिट कौन जारी कर सकता है। तो भारत के संविधान के अनुसार रिट याचिका अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या फिर अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पर ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की जा सकती है। तो देखिए राज्य की बात करें तो भाई साहब 226 आर्टिकल के तहत कहाँ पर, हाई कोर्ट में। और यदि आप सेंटर की बात करें, देश की बात करें, तो भाई साहब आर्टिकल 32 के तहत जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो रिट है वो ये जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आपसे पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, जो डीपीएसपी है उनका उल्लेख किस भाग में है। तो भाई साहब भाग है चौथा और आर्टिकल है ये 36 से 51 के बीच में है। कौन से आपके डीपीएसपी इनका उल्लेख किया गया। और भाग 1 ये भी कई बार पूछा गया है, तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक में इसका उल्लेख है। जबकि भाग 3 की बात करें तो ये मूलभूत अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं,
तो वो 12 से 35 आर्टिकल के तहत पूछे जाते हैं। इनका उल्लेख इसमें किया गया। भाग 4 में मैंने आपको बता दिया कि राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। जबकि भाग 4A मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 15(1)A और भाग 5 संघ से संबंधित है आर्टिकल आपका 52 से 151 और आपका भाग 6 है राज्य से संबंधित और आर्टिकल है आपके 152 से 237 के बीच में इनका उल्लेख वर्णित है किसमें, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो भाई साहब संयुक्त राज्य प्राधिकरण जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो पहला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कब स्थापित हुआ था आपसे पूछ सकते हैं, तो 1985 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके लगभग 100 साल बाद वह कब हुई थी, वह 1885 में हुई थी और उसके 100 साल बाद 1985 में पहला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कब स्थापित हो गया था। मैंने आपको यहाँ पर उसका उल्लेख इसलिए किया कि ताकि आपको वह तो याद है ही, तो उसके माध्यम से 100 वर्ष बाद का आप जोड़ लीजिएगा। तो 1985 में पहला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित हुआ था। आर्टिकल 2323 अर्थात 323A की बात करें तो इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है और राज्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जो राज्य न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि जो अध्यक्ष है वो जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रमुख होता है, याद रखिएगा। किसका? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रमुख होता है। साथ ही मुझे यहाँ पर इसमें डाउट है कि जो राज्य न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है इसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे कि राज्यपाल करेंगे, शायद हो सकता है कि मिस टाइप हो गया हो। आप इसको एक बार रीचेक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मजलिस ए शूरा किस देश की संसद है? तो भाई साहब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सऊदी अरब की संसद है। देखिए संसद से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय संसद से पूछे जाएंगे, आपसे विश्व की कई देशों की संसदों के नाम भी पूछे जाते हैं और वो किस देश से संबंधित वही पूछे जाते हैं। जबकि बात करें अगले प्रश्न की, तो द्रविड़ भाषा शैली कौन सी नहीं है? तो देखिए द्रविड़ भाषा शैली कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा, ये आपकी कौन सी है? ये द्रविड़ भाषा शैली के अंतर्गत आने वाली ये भाषाएं हैं। चलिए भाषा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो भाई साहब ये आर्टिकल पहले में ही वर्णित है और आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात नए राज्यों को बना भी सकते हैं, उनकी स्थापना भी की जा सकती है और नए राज्यों को भारत संघ में शामिल भी किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 2 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 3 में उल्लेख है कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उनकी सीमाओं में या नामों में उनके परिवर्तन भी कर सकता है केंद्र। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की संसद बनाने में किस देश की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? तो भाई साहब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है। और याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं उन्होंने अफगानिस्तान संसद का उद्घाटन कब किया था? 25 दिसंबर 2015 में किया था और भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने और मित्रता के प्रतीक के रूप में 2007 में संसद भवन परियोजना शुरू की थी और संसद को बनाने में करीब कितना 600 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था, लागत आई थी। और इस संसद का निर्माण किसने किया? भारत ने किया, मैंने आपको बता दिया। और अफगानिस्तान की जो संसद है उसमें एक हॉल है, एक हॉल का नाम भारत के पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पर रखा गया है। और इस हॉल का नाम क्या है? अटल ब्लॉक है। अफगानिस्तान संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है अफगानिस्तान की संसद का नाम, जिसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी है भारत की। भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अफगानिस्तान की संसद के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IT एक्ट 2000 की विवेचना कम से कम कितने स्तर तक का अधिकारी करता है? तो भाई साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इसका उल्लेख है और इसके तहत जो है इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना IPC की किस धारा के तहत अपराध है? देखिए बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। आजकल ऐसी घटनाएं समाज में बहुत घट रही है और इसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब उनको तो आप घोट कर पी जाया करो। तो वह धारा कौन सी है? धारा है 498 अर्थात 498A है, जिसके तहत जो है किसी स्त्री का पति या उसका फिर उसका कोई रिश्तेदार या नातेदार उसके प्रति यदि क्रूरता करता है तो वह IPC की धारा 498A के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे न्याय संगत शासक कौन था? तो विकल्प थे आपके जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो इसमें जो जहांगीर था
यह इनमें से सबसे अधिक न्याय संगत शासक था मुगल साम्राज्य का। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर के लिए भी ये मशहूर था, इसने एक न्याय की जंजीर टंगवा रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 में यह स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और भारत की यदि कुल तटीय लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर जो कुल तटीय लंबाई है, जो कोस्टल हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और उसमें से जो मुख्य भूमि का जो मेनलैंड है तो वह है आपकी कितनी? 5422.6 किलोमीटर। और जो आइसलैंड टेरिटरीज है अर्थात जितने भी जो द्वीप समूह हैं तो भाई साहब उनकी तटीय रेखा है 2094 किलोमीटर। टोटल हो गई 7516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत में कुल कितने? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। याद रखिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो जलमार्ग भाई साहब कितने आपके पास? 111 हैं। जितने भी नेशनल जो आपके वाटरवेज हैं, तो जो नेशनल वाटरवेज 1 है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली तीनों नदियों पर ये बना हुआ है। कौन सा? प्रयागराज हल्दिया नेशनल वाटरवेज 1। और नेशनल वाटरवेज 2 है जो ये सदिया से धुबरी को जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। और जो नेशनल वाटरवेज 3 है तो भाई साहब ये कोल्लम से जोड़ता है कोझिकोड को। और ये कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बड़े जबरदस्त है, बार बार ये पूछा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परमहंस मंडली कब स्थापित की गई थी? तो भाई साहब परमहंस मंडली स्थापित की गई थी सन 1849 में मुंबई में स्थापित की गई थी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि परमहंस मंडली 1849 में मुंबई में स्थापित क्या था? एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था ये। और यदि बात करें मानव धर्म सभा की तो ये भी भाई साहब 22 जून 1844 को कहाँ पर? सूरत में स्थापित की गई थी मानव धर्म सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में, कब? 4 मार्च 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अर्थात NSC इसकी जो है स्थापना की गई थी। कब? 4 मार्च 1966 को। इसलिए जो है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो भाई साहब ये NSD जो पहला था NSD तो ये आपका जो है 1972 में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भाई साहब सभी जानते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी की कौन थे? 8वीं संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो भाई साहब ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राज्य सरकार को सौंपते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे कि संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार किसे देगा? तो अपने भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको ये अपनी रिपोर्ट देगा, जो कि संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा था कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य का वृक्ष कौन सा है? तो भाई साहब राज्य का वृक्ष है अशोक। राज्य का पशु है बारहसिंगा। और राज्य मछली है चीतर। राज्य पक्षी है सारस क्रेन। और राज्य पुष्प है आपका पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति जो थी उसका गठन हुआ था दिसंबर 1997 ईस्वी को। और क्यों हुआ था? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, इसकी जो सिफारिशें थी कुछ उनके आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। और उन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिश करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। और याद रखें दोनों ही समितियाँ क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था से दोनों समितियाँ ही ये संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2014 में किस कंपनी ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था? तो भाई साहब जो फेसबुक कंपनी है, फेसबुक जिसके जो मालिक हैं वो कौन है? वो मार्क जुकरबर्ग हैं। और अब फेसबुक का नाम क्या हो गया? तो अब फेसबुक का नाम हो गया मेटा। और याद रखिएगा इसी ने जो है 2014 में व्हाट्सएप कंपनी का अधिग्रहण अर्थात इसे खरीद लिया था इस कंपनी को। और पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो ये भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स में, सभी दोस्तों के साथ में। और जिसके पास कोई सुझाव है, यदि कोई क्वेश्चंस में मिस टाइपिंग हो गई है तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपको वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको हमारा कंटेंट लाजवाब और अच्छा लगे और आपको यूजफुल दिखाई दे। तो फ्रेंड्स उसी के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय